तो दोस्तों अथर एनर्जी आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी लिंक्डइन वेबसाइट पे आ चुका है। एंड अब देखा जाए तो 6 मई को इस आईपीओ का लिस्टिंग भी होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला है तो भी एंड नहीं मिला है तो भी। क्या अगर जिनको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है तो क्या आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। इन सारे बातों का हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि आपको इसको होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। क्या ओला के जैसा ये भी आपका पैसा डबल कर सकता है लिस्टिंग के बाद भी, या फिर ये आईपीओ आपका पैसा और डुबा सकता है। इन सारे टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका दोस्तों एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं चल रहा है। इसीलिए अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो आपको इस आईपीओ से कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ का प्राइस 304 रुपये से लेकर 321 रुपये के बीच में रखा गया था। एंड देखा जाए तो इस आईपीओ में कोई भी आपको लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इस आईपीओ का जीएमपी भी जीरो है। इसीलिए देखा जाए तो इस आईपीओ जो लिस्टिंग है वो लगभग 304 रुपये के आसपास तक देखने को आपको मिल सकता है। यानी ये आईपीओ जहाँ खुला हुआ था वहीं इसका लिस्टिंग भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि इसका लिस्टिंग यहीं देखने को मिले। मे बी इसका लिस्टिंग आपको 300 के नीचे भी देखने को मिल सकता है या फिर 300 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। एज पर मार्केट डिमांड इसका लिस्टिंग हमें उस दिन देखने को मिलेगा। बट हाँ अभी के लिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए इसका जो लिस्टिंग है वो फ्लैट हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी बस एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए आपको किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी को देख के बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए में भी इसका लिस्टिंग आपको पॉजिटिव में भी देखने को मिल सकता है या फिर निगेटिव में भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों सवाल ये नहीं है कि ये पॉजिटिव में लिस्ट हो या फिर निगेटिव में लिस्ट हो, सवाल ये है कि हमें उस समय कैसी इसमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यानी अगर ये पॉजिटिव में लिस्ट होता है तब हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए एंड अगर ये निगेटिव में लिस्ट होता है तब हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बिना वीडियो में देर किए हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, इसमें हमारा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यानी दोस्तों जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड वह भी अगर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनानी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि ये कंपनी वाकई में अच्छी कंपनी है या फिर खराब कंपनी है। तो दोस्तों इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पीयर ग्रुप के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है। क्या अपने कंपटीटर से ये कंपनी कम्पीट कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है इसका कंपेयर बजाज ऑटो से करने वाले हैं, टीवीएस मोटर से करने वाले हैं, हीरो मोटर से करने वाले हैं एंड ओला इलेक्ट्रिक से करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि ओला का भी आईपीओ अभी रिसेंटली में आया हुआ था जो लिस्टिंग गेंस तो नहीं दिया था, बट देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद ये अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है वो डबल किया हुआ था। इसीलिए काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि कहीं ये भी आईपीओ ओला के जैसे लिस्टिंग के बाद चल सकता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट में डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि क्या ये ओला के साथ कम्पीट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के अनुसार ये जो कंपनी है इन चारों से छोटी कंपनी है। यानी अथर एनर्जी का मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पिछले साल ये जो कंपनी है लगभग 1750 करोड़ के आसपास तक रेवेन्यू जनरेट की थी। जबकि अगर ओला के बारे में बात करें तो दोस्तों ओला का रेवेन्यू लगभग 5,000 के आसपास था, जो अथर के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। यानी दोस्तों अगर मार्केट कैप के अनुसार देखा जाए तो ओला का जो मार्केट कैप है वो भी अथर से डबल है, जबकि रेवेन्यू 3 गुना है। वहीं अगर EBITDA मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो ये अभी फिलहाल दोनों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी ओला भी लॉस मेकिंग कंपनी है एंड अथर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी अगर हीरो, टीवीएस या फिर बजाज के बारे में बात करें तो ये सब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसीलिए इसका जो प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। बट दोस्तों देखा जाए तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए आपको EBITDA मार्जिन
एंड प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों का माइनस में देखने को मिलेगा। बट दोस्तों इन पांचों को इसके वैल्यूएशन के मुकाबले कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अथर का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो लगभग 7 टाइम्स के आसपास है, जबकि ओला का प्राइस टू सेल्स रेशियो 4 टाइम्स के आसपास है, हीरो का प्राइस टू सेल्स रेशियो 2 टाइम्स के आसपास है, टीवीएस का 3 टाइम्स के आसपास एंड बजाज का 4.5 टाइम्स के आसपास है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो इन सारे कंपनी के मुकाबले में अथर का जो आईपीओ है वो आपको काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो कंपनी है वो ओला से भी आपको महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के लिए हमें केवल इसके वैल्यूएशन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, हमें कुछ और पॉइंट को भी कंसिडर करनी चाहिए। इसीलिए चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में, तो देखा जाए तो इस सेक्टर को गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसीलिए गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम कई तरह के इनिशिएटिव भी लेके आती रहती है। देखा जाए तो इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलती रहती है। बट यही नहीं दोस्तों, देखा जाए तो अब दिल्ली में तो आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेना एकदम कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त से जो भी आपका कन्वेंशनल बाइक होता था, सब जो पेट्रोल या डीजल पे चलता था, वो उस पर अब पूरी तरह से बैन लग चुका है। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेना एकदम कंपलसरी हो जाएगा 15 अगस्त के बाद से। वहीं देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करती है। यानी ये जो कंपनी है वो डिमांड को देखते हुए अपना प्रोडक्शन करने का काम करती है। वहीं अगर तीसरे स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी के पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का हाथ है। यानी इस कंपनी में लगभग 40% का जो हिस्सेदारी है वो हीरो मोटर्स का है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हीरो इस मार्केट का काफ़ी बड़ा प्लेयर है, इसलिए इस कंपनी को भी यहाँ पे एक कम्पिटिटिव एज मिल जाता है और वो कंपनी के मुकाबले। बट अगर दोस्तों इसके स्ट्रेंथ की तुलना में बात करें इस कंपनी का रिस्क के बारे में, तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चर का काम करती है। यानी इसके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में जो भी बैटरी लगता है वो कंपनी ये जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी उस बैटरी को ये जो कंपनी है अपने ही कंपनी में बनाने का काम करती है। बट दोस्तों देखा जाए तो उस बैटरी में जो लिथियम आयन सेल लगा होता है उसके लिए ये जो कंपनी है वो दूसरे सप्लायर पे डिपेंडेंट है। मतलब दोस्तों कंपनी बैटरी तो खुद से बनाती है, बट उसमें जो मटेरियल लगता है लिथियम आयन, उसके लिए ये कंपनी ज़्यादातर चाइना पे डिपेंडेंट है। यानी ना ही केवल दोस्तों बैटरी बल्कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट का जरूरत होता है उन सभी के लिए ये कंपनी किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। जैसे चार्जर हो गया, मोटर्स हो गया, मोटर कंट्रोलर्स हो गया, ट्रांसमिशन, व्हीकल कंट्रोल यूनिट या फिर डैशबोर्ड्स, इन सभी के लिए ये जो कंपनी है वो किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। यानी किसी थर्ड पार्टी से ये कंपनी ये सब सामान लेती है एंड अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन सभी को असेंबल करती है एंड तब जाके ये 2 व्हीलर को मार्केट में सेल करती है। इसीलिए देखा जाए तो इन सभी प्रोडक्ट के लिए ये जो कंपनी है वो चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हमेशा ऐसे बिजनेस पे हमें क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिलता है कि अगर चाइना के साथ हमारा रिलेशन खराब होता है तो इसका इम्पैक्ट सीधा इस कंपनी पे हमें देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर थर्ड रिस्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है वो जोग्राफिकली काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का जो 70% के आसपास रेवेन्यू था वो केवल साउथ इंडिया से आया हुआ था। यानी कंपनी का जो ज़्यादा प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया के आसपास है, जिससे कि ऑलमोस्ट 70% के आसपास तक रेवेन्यू आता है। बट स्टिल दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी अपने बिजनेस को पूरे पैन इंडिया में फैलाने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर फोर्थ रिस्क के बारे में अब बात करें तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस सेक्टर में अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए नए कंपनी को इस मार्केट में सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी दोस्तों पहले से ही इस सेक्टर में लगभग हीरो है, होंडा है, टीवीएस है, बजाज है एंड ओला है। ये सभी कंपनी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में भी अब काफ़ी अच्छा खासा अपना मार्केट शेयर पकड़ के बैठी हुई है सब। इसलिए अथर जैसी नई कंपनी को इन सब पुरानी कंपनी का मुकाबले करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बट स्टिल दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हीरो की तरफ से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हीरो का इस कंपनी में लगभग 40% के आसपास हिस्सेदारी है। सो यही दोस्तों इस कंपनी के लिए एक एडवांटेज के तौर पर काम करता है। तो अगर दोस्तों इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी कंपनी का फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं है एंड वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट अगर दोस्तों देखा जाए तो मार्केट का कंडीशन सही रहता है, मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, तो वहाँ पर आपको वैल्यूएशन भी एंड फंडामेंटल भी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी होता है तो मार्केट का सेंटीमेंट। एंड जैसे कि आपने देखा था कि जब ओला का आईपीओ आया हुआ था उस समय मार्केट अपने हाई पे हाई लगा रहा था। यानी उस समय जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव था। इसलिए आपने देखा भी था कि ओला का जो लिस्टिंग हुआ था वो उसके ओपनिंग प्राइस 75 रुपये के आसपास ही हुआ था, जिसके बाद देखा जाए तो लिस्टिंग के कुछ ही दिन बाद ये जो है लगभग 140 रुपये के आसपास तक गया हुआ था। मतलब एक सप्ताह के अंदर ही ये जो कंपनी है
अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दी थी, क्योंकि दोस्तों उस समय जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव था। बट अभी फ़िलहाल देखा जाए तो अभी फ़िलहाल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है। मार्केट का सेंटीमेंट अभी फ़िलहाल निगेटिव है, यानी किसी दिन मार्केट आपको अच्छा देखने को मिलता है तो दूसरे दिन ही मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। इसलिए हम वैसा उम्मीद बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद हमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते हुए नजर आए। मे बी ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मार्केट है दोस्तों, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बट एज पर दोस्तों माई पॉइंट ऑफ व्यू, ना ही मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाला हूँ और ना ही इसमें मैं फ्रेश एंट्री के लिए जाने वाला हूँ। बाकी बात अपना बताइए, क्या इसमें आप फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं या फिर नहीं लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को तुरंत सेल कर देनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करके रखनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किए थे, यानी इस आईपीओ में केवल आप यही सोच के अप्लाई किए थे कि इस आईपीओ में तो बस आपको छोटा सा लिस्टिंग गेंस चाहिए, तो अगर आपको इस आईपीओ से लिस्टिंग गेंस मिले तो, या फिर अगर आपको लिस्टिंग लॉस मिले तो, आपको जो भी मिले आप सेम डे लेके एग्जिट हो सकते हैं। यानी दोस्तों आपको इसको होल्ड नहीं करना है, आपको लॉस मिले तो या फिर प्रॉफिट मिले तो सेम डे लेके निकल जाना है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना ही कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, ना ही कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है। सो में भी अगर फ्लैट लिस्ट होता भी है तो उसके बाद भी नीचे की तरफ हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है, या होल्ड का या फिर सेल का, वो आप सेम डे ले सकते हैं। बट अगर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म के लिए इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हैं तो याद रखें कि नीचे की तरफ आप एक स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप नीचे की तरफ से एक स्टॉप लॉस रख ले एंड उसी स्टॉप लॉस का वेट करें। अगर हिट कर जाता है तो आप बाहर निकल जाए, एंड अगर हिट नहीं करता है तो आप उस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं उसी स्टॉप लॉस के साथ। यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप पहले से ये डिसीजन बना ले कि आपको कितना लॉस लेना है एंड कितना प्रॉफिट का आप उम्मीद कर सकते हैं। बट दोस्तों याद रहे कि इस आईपीओ में आप जो भी डिसीजन बनाए अपना रिस्क, अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। क्योंकि दोस्तों फिलहाल अगर मैं अपना बात करूं तो ना ही मैंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था एंड ना ही मुझे इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है। बट बाई चांस दोस्तों अगर मुझे इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला भी होता तो मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग डे के दिन ही सेल करके निकल जाता, या मुझे प्रॉफिट मिले तो या फिर मुझे लॉस मिले तो। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है, आप इसको होल्ड करने वाले हैं या फिर लॉस बुक करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर टैप करके बजाज फाइनेंस का स्प्लिट रेशियो एंड बोनस रेशियो का फुल डिटेल देखना ना भूलें।